नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं रणधीर कुमार गौतम, राइजिंग एम्बिशंस ऑफ यंग सोसाइटी रेज के हवाले से आप सभी अतिथियों सहभागियों का स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा आयोजित वेबिनार जिसका शीर्षक है मैनेजिंग यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड-19। वेबिनार प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे रिसोर्स पर्सन और एक्टिव पार्टिसिपेंट के अलावा सारे लोग अपना माइक और कैमरा अनम्यूट कर लें। धन्यवाद आप सभी लोगों का। वेबिनार के थीम पे प्रकाश डालने से पहले मैं अपने रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर मालती मेहता जी हैं। आप रेज फाउंडेशन की वन ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। इसके साथ साथ आपका 40 वर्षों से भी ज़्यादा अनुभव मेंटल हेल्थ के फील्ड में रहा है। आप शार्लोट साइकेट्रिक एसोसिएशन, सॉथर्न मेडिकल एसोसिएशन, API, GCAP जैसे संस्थानों का मेंबर भी आपके पास रहा है। इसके साथ साथ आपका कई संस्थानों में फंड रेजिंग प्रोग्राम में सहभागिता भी रही है। आपने कई सेवा ग्रुप, हेल्थ फेयर्स, चैरिटी वॉक्स, कैंसर सपोर्ट जैसे सामाजिक कार्यों में भी आपकी सहभागिता रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे दूसरे अतिथि MBBS डॉक्टर बंजन मेहता जी हैं। आप अहमदाबाद की जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट हैं। 23 वर्षों से भी ज़्यादा का आपका वुमेंस हेल्थ के क्षेत्र में आपका अनुभव रहा है। यू हैव वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विथ कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज। वर्तमान में एज ए डायरेक्टर ऑफ सर्व मंगलम IVF सेंटर अहमदाबाद में आप कार्यरत हैं। वेलकम यू मैम। हमारे साथ जसपाल कौर जी हैं, पेशे से काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। वर्तमान में आप कैन सपोर्ट में एज ए सीनियर काउंसलर ट्रेनर के रूप में आप कार्यरत हैं। 20 साल से भी ज़्यादा आपका अनुभव मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में रहा है, काउंसलिंग के क्षेत्र में रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे साथ रेज फाउंडेशन की फाउंडर दीपिका दवे जी हैं। आपका जेंडर जस्ट सोसाइटी बनाने को लेके आपका प्रयत्न काबिल तारीफ है। समाज के उन्नति को लेके आपका समर्पण देख हम सब प्रेरित हैं और अमेरिका में रहकर भी भारत से प्रेम जग जाहिर है आपका। दीपिका दवे जी ने UNCC में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 2 स्कूल गोइंग बच्चे और बिजनेस संभालते ली है और सी herself is an example of the balance between the work and the family। और इस कॉन्टेक्स्ट में आप काफ़ी इंडियन वुमेन्स के इंस्पायरेशन, मोटिवेशन और इंकरेजमेंट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में आपके पर्सनालिटी को हम लोग देख सकते हैं। बहरहाल जैसा कि मेरा परिचय, मैं रणधीर कुमार गौतम हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट राफेल्स यूनिवर्सिटी नीमराना राजस्थान में। वहाँ पे मैं करीबन 2 सालों से सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का वेबिनार जिसका शीर्षक है यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड-19। अगर हम कोविड-19 के पेंडेमिक को देखते हैं तो कोविड-19 का पेंडेमिक सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ही नहीं, मेंटल हेल्थ के चुनौती के रूप में भी उभरा है। खासकर युवाओं के मेंटल हेल्थ पर इसका प्रभाव बहुत व्यापक है और काफ़ी एक्सटेंसिव है। डेटा को अगर हम देखते हैं तो 13% स्टूडेंट जो है ग्रेजुएशन से डिलेड हो चुके हैं, 14% लॉस्ट जॉब, इंटर्नशिप ऑफर्स, 75% कॉलेज गोइंग किड्स में जो है किसी न किसी तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ड्यू टू मेंटल कोविड पाया गया है। एक रिपोर्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रहा है, इवन बिफोर दिस कोविड-19, it reported that depression is number 1 disease in the world, and COVID-19 just accelerated the intense of that disease। कोविड-19 का इम्पैक्ट
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पर भी पड़ा है। Unemployment among youth has become the big issue, not only in India but even in USA also. इसके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, इमोशनल क्राइसिस, फियर ऑफ डेथ, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसे मनोवैज्ञानिक समस्याएं आज हमारे सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरा है। कोविड-19 के व्यापक प्रभाव को अगर समझना है तो हम साइलेंट मेंटल क्राइसिस के संदर्भ में अगर हम समझें तो इसकी जो व्यापकता है वो मुझे समझ में आती है। अभी फिलहाल एक साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हैं, स्टीवन टेलर, इन्होंने एक किताब लिखी है साइकोलॉजी ऑफ पेंडेमिक्स। उसमें उन्होंने कहा है कि द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक infections and the associated emotional distress that comes with them. सोशियोलॉजिकली कैटेगरी में अगर हम युवाओं को देखते हैं तो युवाओं का एक वर्ग जो गरीब है, जो इंटरनेट से दूर है, डिजिटल डिवाइड के वजह से वो वर्ग शिक्षा और रोजगार से दूर हो गया है। और दूसरा वर्ग जो प्रिविलेज्ड क्लास है उसमें देखा गया है बच्चों और युवाओं दोनों में के कैटेगरी को अगर हम मिला दें तो उनमें देखा गया है कि उन सारे बच्चों का इंटरनेट पे डिपेंडेंसी बढ़ गया है और इस वजह से इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का रिस्क भी बढ़ गया है। और जो युवा कोविड पेशेंट के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं या रिमोट वर्किंग युवा है, उन पर भी मेंटल हेल्थ की समस्या देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ जो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कोविड-19 के वजह से हुआ है, कोविड-19 की चुनौती हमारे हेल्थ के प्रति अप्रोच को भी बदला है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जैसी बात इस बीमारी की सबसे बड़ी समाधान के रूप में उभरा है। मेडिकेशन के बजाय थेरेपेटिक अप्रोच का सिग्निफिकेंस बढ़ते जा रहा है। बहरहाल हम अपने अतिथियों के वक्तव्य से कुछ और साइकोलॉजिकल और मेंटल को हम देखेंगे। बहरहाल ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अब दीपिका दवे जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आगे की कार्रवाई करें। दीप, ओवर टू यू। Thank you, Randir. Hello and welcome everyone. Thank you to our valuable guest speakers, Dr. Malti Mehta, Dr. Binjal Shah, and Ms. Jaspal Kaur, and to all our participants for joining us today for this event of managing youth mental health during COVID-19. We are proud and privileged today to have the opportunity to have you all in this session. Hope everyone is safe and doing well. मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले रणधीर के बारे में मैं बताऊं तो जैसे उन्होंने बताया, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट राफल यूनिवर्सिटी और टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च प्रैक्टिस उनकी मल्टीडिसिप्लिनरी है और रेस से हमारे ऑर्गेनाइजेशन से वो शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं और दिल्ली और इंडिया के चीफ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। अब जैसे कि रणधीर ने बताया कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर टू हियर एंड और जो अमेरिका में ड्यूरिंग एंटरप्रेन्योरशिप मैंने कई लोगों को अपने एडिक्शन से लेकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लेकर सोशल एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष करते देखा है और इंडिया के तो हर तरह के मुद्दे से मैं वाकिफ हुई। तो जब मुझे लगा कि जब मैंने सोशल मीडिया पर महिलाओं के सोशल, कल्चर, फाइनेंशियल रिलेटेड मुद्दों के बारे में लिखना शुरू किया तो कितनी नीडी वुमेन से जब काउंसलिंग के लिए फोन आने लगे, तब 3 साल तक ये कनेक्शंस के बाद मुझे लगा कि प्रॉब्लम इज स्टिल ह्यूज एंड वी नीड टू ब्रिंग चेंज इन अबाउट सोशल नॉर्म्स, स्टीरियोटाइप्स एंड फाइट अगेंस्ट बायस. So I believe that if we want to bring change in our society, begin from self.
And so I'm extremely proud to have founded the Raise Global Foundation, a 501c3 non-profit organization, last year in May 2019 to educate, engage, and empower young people to build a support network in USA and India. RAISE has a primary mission of providing a support network focusing on delivering programs to enhance financial literacy, drug awareness, and women empowerment. We provide detailed educational practical workshops full of valuable resources for free. We focus on making the maximum positive efforts for community. Our members and volunteers provide the momentum that helps us affect change. Using data-driven models, we provide workshops that make a long-lasting difference. रेस के जरिए हम जरूरतमंद और मार्जिनलाइज्ड लोगों तक पहुंचकर दिल्ली के स्लम एरिया में अराउंड 35 स्टूडेंट्स बच्चों को हम फ्री में ट्यूशन देते हैं। कोविड के कारण अमेरिका में फाइनेंशियल लिटरेसी पर ऑनलाइन एवरी मंथ वर्कशॉप्स के जरिए अलग अलग टॉपिक्स पर लोगों को अति आवश्यक और महत्व की जानकारी देते हैं जो इंसान के जीवन में एम्पावर्ड और सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ही जरूरी है। हम जेंडर इक्वालिटी के कैंपेन के जरिए केवल महिलाओं को ही जागरूक नहीं करते हैं, पुरुषों को भी करते हैं, जो हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक के बियॉन्ड फेमिनिज्म पेज पर भी आप देख सकते हैं। रेस का मानना है कि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। उनके बीच जो अंतर है वो कोई समस्या नहीं, एक समाधान है। रेस के ग्लोबल फाउंडेशन युवा पीढ़ी के लिए अपने जीवन में सफल होने में मदद करने के लिए बहुत गहरी अंतर्दृष्टि रखता है और इसलिए उन्हें अपने सामाजिक सोशल, कल्चरल एंड फाइनेंशियल लाइफ में सफल होने के लिए एक पीसफुल, पर्पसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ जीने में मदद के लिए की राह पर उन्हें मार्गदर्शन के साथ उन्हें हम एजुकेट, एंगेज और एम्पावर करते हैं। अगर हम युवाओं को साथ काम करने का अवसर देते हैं तो हम दुनिया को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं और यह उद्देश्य पर रेस हमेशा काम करता है और करता रहेगा। If we talk about COVID-19, coronavirus disease has affected all of us directly or indirectly. Communities have faced mental health challenges related to COVID-19 associated morbidity, mortality and mitigation activities. और इसकी वजह से फिजिकली सिक होना ही नहीं बट फिजिकल और सोशल डिस्टेंस की वजह से मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर काफी फर्क पड़ा है। बहुत सारे चैलेंजेस हम देख रहे हैं आजकल, जैसे कि चेंज इन डेली रूटीन्स, ब्रेक इन continuity of learning, break in continuity of healthcare, inequity in availability of resources, especially in virtual learning, missed significant life events, or loss of economic and social security and safety, etc. So इन सब challenges की वजह से युवा पीढ़ी में अगर mental और emotional problems है तो पूरी life इसका effect रह सकता है और ऐसे में social support is the most important factor in the mitigation of stress among adolescents. So इसलिए आज रेस के साथ हम हमारी डॉक्टर मालती मेहता जो एक साइकियाट्रिस्ट है उनसे जानकारी चाहेंगे कि वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। So Dr. Malti Mehta, please let us know something more about you and please share your knowledge and experience on youth mental health during COVID and what we could do as a community to overcome it. Thank you Deepika ji for introducing me very nicely and Ranbir Gautam ji आपका बहुत शुक्रिया। रिस्पेक्टेड और सब रिस्पेक्टेड भाई बहनों, सज्जनों, सन्नारियों, बच्चे लोग और युवा लोग, ये आप लोग सब हमारे लिए इतना समय निकाल के हमारे को इतना टाइम दिया है तो हमारा कार्य को बहुत बढ़ा दिया है और कोविड की महामारी को
असर को सुनने के लिए आप सब लोग उत्सुक है, तो हम भी बहुत खुश हुए हैं इसलिए। और कोविड-19 जैसे रणधीर ने बताया कि सारी दुनिया में फैल चुका है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज में उसका खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है। ओनली कंट्री इज नॉट अफेक्टेड विच इज एंटार्क्टिका, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई रिसर्चर्स भी रहते हैं। सो कोरोना का मतलब क्या है? कोरोना मीन्स CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज एंड 19 मीन्स 2019 में हुआ पहली बार, तो इसलिए उसका नाम कोरोना 19 रखा गया है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, सो वी ऑल नो दैट नाउ बाय दिस टाइम। और मनुष्य से मनुष्य तक पहुंचती है वो भी पहले पता नहीं था, और जब पता हुआ तब इतने सारे लोग चले गए दुनिया छोड़ के, वो भी तो बहुत खतरनाक हुआ है। और अभी तक उसका कोई इलाज नहीं है। जब तक इलाज आएगा, लाइक रणधीर से, नो क्योरेटिव येट, बट वी हैव टू फॉलो द पैलिएटिव ट्रीटमेंट, मीन्स क्या कर सकते हैं। सो अब तक जब तक वैक्सीन और रसी नहीं आएगी तब तक ये कोविड फैलाता जा रहा है। अभी भी तो तीसरा वेव आ गया है, जिनसे बहुत सारे लोग, अमेरिका में भी 235 हजार गुजर गए हैं। सारे वर्ल्ड में अबजों की 1 मिलियन ओवर डेथ हो गए हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। वो किसी को देखता नहीं है, नाच जात नहीं देखता है, छोटे बड़े वृद्ध सबको, उम्र के जनात जात धर्म किसी का वो भेदभाव नहीं रखता है। सो पहले सोचा था कि बच्चों में नहीं आता है, फिर सोचा वृद्धों में ही आता है। सो नाउ इट इज एवरीबॉडी। सो ऑल द ओल्डर पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज, थायराइड कंडीशन, so those are more prone to this infection. So बूढ़े लोगों को तो बराबर से ध्यान रखना चाहिए। और अभी छोटे लोगों में मृत्यु का प्रमाण कम है, बट फिर भी छोटे लोग में भी जो बीमारी आती है वो बहुत खतरनाक होती है। उसमें मल्टी सिस्टमिक डिजीज अफेक्ट हो जाती है। और फिर वो एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसके कुछ लक्षण नहीं है, तो वो एक्चुअली ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, क्योंकि बच्चों में जो है वो इधर उधर जाते हैं, खेलते हैं, उनको पता नहीं है कि वो लोग कैरी कर रहे हैं। सो ये बीमारी इतनी है कि जब आती है तब लाल आंखें हो जाती है, कफ होता है, खांसी होती है, उधरस होती है, सर्दी होती है, श्वास में वो तकलीफ होती है, थकान हो जाती है, दुखावा होता है सारे दिल में, पेट में दुख होता है। तो स्कूल में जाना तो सबका बंद हो गया, इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा असर हुई है, क्योंकि स्कूल में नहीं जा सकते, सारे टाइम घर में है। घर में क्या करें, माँ बाप के साथ टाइम गुजारते हैं, माँ बाप के साथ भी कई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सो बहुत सारी डोमेस्टिक वायलेंस भी उनसे बढ़ गया है। सो बच्चे लोग जब सीख होते हैं तो उनका बराबर ख्याल करना चाहिए कि वो लोग ऑल्सो स्प्रेड कर रहे हैं। युवाओं में असर थोड़ी सी कम है, बट वो भी माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है और सीवियर भी हो सकती है। सो यूथ में भी डेथ होते जा रहे हैं। मतलब यू हैव टू चेक पीरियोडिकली, क्योंकि ये लक्षण वाले नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट के क्या कर सकते हैं। सो इन वजह से, कोविड की वजह से घर में रहते हैं सब लोग, बाहर नहीं जा सकते हैं। सो घर में झगड़े और डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गए हैं। लाइक रणबीर से, बच्चे लोग कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर में वो साइबर अटैक भी बहुत कॉमन हो सकता है। तो वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, सो फिजिकली दे आर नॉट एक्टिव, स्पोर्ट्स में नहीं जा सकते, बेसबॉल नहीं खेल सकते, बास्केटबॉल नहीं खेल, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज दे आर नॉट एबल टू डू। सो वो शिक्षा में भी पीछे पड़ गए, उदासी आ गई है, सब लोग आलसू हो गए हैं, कंप्यूटर में इतना सिखा नहीं सकते, सो एजुकेशन में भी वो पीछे पड़ गए हैं। सो इतना बहुत मिलजुल के काम करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि मिलजुल होना भी खतरनाक हो गया है। सो वार्ता में भी माँ बाप के साथ झगड़े होते हैं, कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। सो ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर,
obsessive compulsivity, death compulsions. These are all very common things happening at this time. Obsessive compulsive, masturbation, sexual issues have increased, pregnancies have increased, unnecessary sexual other type के sexual भी like pedophilia and क्योंकि वो I mean I'm not trying to say those things may not happen but it is happening in a way because अपने घर में सब pets होते हैं वो भी बढ़ गया है. भाई बहनों में झगड़ा भी बहुत होता है, कारकिर्दी में सब पीछे पड़ गए, पैसे काम होते जा रहे. इवन स्टिमुलस पैकेज अमेरिका में तो बहुत लोगों को मिला, फिर भी वो मेरी प्रैक्टिस 41 साल में सबसे कम है अभी, क्योंकि पीपल डोंट कम सो अभी वो ड्रग्स बढ़ गई है, जेल में जाना ज्यादा हो गया है, स्मोकिंग बढ़ गया है, अल्कोहल बढ़ गया है. Deepika can tell you that alcohol intake have increased since this COVID because घर में बैठे क्या करे तो ड्रिंक पीते हैं. तो ये सबके लिए बहुत बोझारूप हो गया है. People have lost people, so गुजरे लोग को भूल जाना भी बहुत मुश्किल है. They are going through grief, so we are recommending lot of grief therapy. Job losses, car losses, घर का लॉस हो गया है, सबके पास घर बार नहीं है, पैसे नहीं है, अकेलापन है, आलतू लोग होते हैं, एकांत बहुत मुश्किल है. अभी क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनका इलाज नहीं है. जब तक इलाज नहीं आएगा तब तक तो हमारे को जो करते हैं वो करना ही पड़ेगा. मतलब कि हाथ धोना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, डिस्टेंस रखना, ये सब करते हैं, फिर भी वो बढ़ता जा रहा है. सो एनीवे, तो बच्चों को मेरा वो खास बोलती हूँ कि घर में रहो, बाहर मत जाओ, हाथ धोना रखो, मास्क पहनो, अंतर रखो, हाथ में मोजा पहनो, सभी चीज़ों को स्पर्श मत करो, ग्रोसरी में मत स्पर्श करो, सब आके धो, सबके साथ मिलो मत, उनके साथ पार्टियाँ मत करो, सिगरेट मत पियो, दारू मत पियो. सो these are my honest advices. एंड जो सिम्टम जो होते हैं डिप्रेशन के, लाइक खाना नहीं अच्छा लगता है, पीना अच्छा नहीं लगता है, सोते नहीं है, एनर्जी कम हो गई है, होपलेस फीलिंग होता है, वर्थलेस फीलिंग होती है, इंटरेस्ट कम हो गया है, वो सब जो आपके पास वो इतने सारे सिम्टम है, रोना बंद नहीं होता है और किसी की आवाज़ें सुनाई देती है, बहुत सारी चीज़ें डिप्रेशन के साथ मौजूद है. तो आपको इतना ऐसा लगे तो आप प्लीज़ कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट so they can prescribe you the antidepressant medicine or anti-anxiety medicine. झूठे समाचार मत फैलाओ, झूठे फेक मीडिया को मत सोचो, जो भी करना है वो करो, आराम से खाना पीना, न्यूट्रिशियस फूड लो, आराम करो, जो जितना टाइम मिले उसमें कुछ भी आपको कर सके वो करो. कंप्यूटर टाइम थोड़ा ओछा कम करो, जो करना है वो करो. कीप अप विद द न्यूज़, कीप अप विद द मीडिया, बट कीप अप विद द राइट न्यूज़. सबको मदद करो, फ़ोन से तो मदद कर सकते हैं, सबके साथ बातें करो, सबके साथ गुस्सा मत करो. जो कर सकते हॉबीज न्यू डेवलप करो. मतलब अभी स्विमिंग में नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, बास्केटबॉल की गेम्स नहीं खेल सकते, तो सॉलिटेयर खेलो, मेरे लिए ब्रीथ खेलो, म्यूज़िक खेलो, म्यूज़िक को गाओ, सुनाओ. मुंह तो चालू है, मुंह बंद नहीं है, तो मुंह से जो कर सकते हैं वो करो. हाथ से जो काम कर सकते हैं, मतलब आर्ट्स क्राफ्ट जो भी कर सकते हैं वो करो. सबके साथ विश्वास रखो, ट्रस्ट करो, माँ बाप से बात करो, टीचर से बात करो, फ्रेंड से बात करो. Develop some, we are doing some Zoom community things, develop some activities on Zoom, play some cards, play some solitaire, play some puzzles. There are so many inside home activities that you can do while you are in the house. So we have to develop a lot of activities in house. मैं तो योगा करके मैं अपने आप को ऐसे हाथ मिलाओ, शोल्डर को ये करो, नेक को ये करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, घर में चलो, बाहर अपने यार्ड में चलो, जो भी कर सकते हैं वो करो और खुश रहो, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है. अभी आप खुश नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओ और गेट सम हेल्प सो यू कैन गेट बेटर. सो देयर इज मेडिकेशन,
like Randir said, there is therapy we can do. तो किसी के साथ कोई हमारा दुख नहीं ले जाएगा, लेकिन अपना दिल खोल के किसी से बात कर सकते हैं ना, तो हमारा आधा दुख कम हो जाता है. That means that is called therapy. In other words, psychotherapy is very very useful. So अभी रिलीजियस भी बंद है, तो रिलीजियन में टेम्पल में भी नहीं जा सकते, तो घर में भी तो दर्शन कर सकते हैं. तो अपना रिलीजियस गीता पढ़ो, जो भी करना है वो सुनो अपने लिए. जो whatever suits everybody have different needs. तो जो आपको अच्छा लगे वो करो. अपने लिए क्या हॉबीज डेवलप कर सकते हैं, अपने लिए खाना क्या अच्छा लगता है, अपने लिए क्या कर सकते हैं, वो अपनापन ही बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है कोविड को बंद करने के लिए. सो ट्राई टू डू व्हाट यू कैन टू हेल्प योरसेल्फ एंड द कम्युनिटी. दैट्स माय एडवाइस. थैंक यू मैम सो मच. आई थिंक आपने बहुत ही सिंपल तरीके से और कम समय में इतनी सारी बातें आपने रखिया, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका लेक्चर काफ़ी बहुआयामी है. आपने मेडिकेशन से और जो हिडन सोशल कंसिक्वेंसेस है कोविड-19 का, जैसा कि आपने अंडरलाइन किया डोमेस्टिक वायलेंस का इशू को, आपने अंडरलाइन किया जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, अब टीचर का जो पेडागोजिकल लिमिटेशन बढ़ रहा है, क्लासरूम का जो कन्वर्सेशन का लिमिटेशंस है, और इसके साथ साथ आपने जो रेखांकित किया है कि राइट इंफॉर्मेशन, राइट न्यूज़ को लो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ रहा है. और आपका लेक्चर इतना सिंपल था कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ कहने की. तो डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन को 2 घंटा बोलना जरूरी है, और स्किज़ोफ्रेनिया में भी कितना बोल सकते हैं, एंग्जाइटी में कितना बोल सकते हैं, PTSD में कितना बोल सकते हैं. लेकिन ये छोटा सा मानसिक सारा जर्नलाइज है, तो जर्नलाइज इंफॉर्मेशन मैंने सोचा कि खाना पीना अपना ख्याल रखना सभी तरह से वो बहुत जरूरी है. और खुश रहना, क्योंकि खुश नहीं रहते हैं ना तो सब डिजीज अपने साथ में आ जाते हैं. बिकॉज साइकोलॉजी द टेंशन अफेक्ट्स यू इन एवरी रिस्पेक्ट. लाइक हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन विद द स्ट्रेस, यू नो दैट. So there are all the physical conditions are related to the emotional conditions. और मानसिक बीमारी इतनी अफेक्ट करती है फिजिकल को, और फिजिकल बीमारी मानसिक को, शारीरिक और मानसिक दोनों साथ में जाता है ना. तो मानसिक हेल्थ इज वेरी इम्पोर्टेंट. इवन कई सारे रिसर्च में ये प्रूव्ड हो चुका है कि 70% जो आपके फिजिकल हेल्थ है वो साइकोलॉजिकली कॉज्ड हो, राइट. तो बहरहाल अब मैं डॉक्टर बंजल जी को इनवाइट करता हूँ कि वो चूँकि वो गायनोकोलॉजिस्ट रही हैं, तो उनसे जो मेरा सवाल है कि व्हाट इफेक्ट्स हैव यू नोटिस्ड ऑन प्रेगनेंसी रेट ड्यूरिंग कोविड-19? What are the challenges women facing during COVID-19, especially handling infertility, and how would you counsel or provide mental health related to such issues in the difficult times? So over to you, ma'am. Thank you, Mr. Randir, for your kind introduction. At the outset, I would like to thank Deepika Dave, founder of RAISE, for inviting me and giving me opportunity to express my views and ideas for this program. I, along with my husband, doing obstetric and gynecology practice since last 23 years. We have our own IVF setup, own andrology lab, and we are doing well advanced procedures like IVF, ICSI, surrogacy, TESA, PESA, and we are into the donor program also. We have in-house embryologist also. Now the pregnancy rate, जो effect of pregnancy rate जो कोविड के कारण हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना लॉकडाउन के दरमियान हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग अफेक्ट हुए हैं, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रेस में रहे हैं. तो जहां तक प्रेगनेंसी रेट की बात है,
जो प्रेगनेंसी का बात है तो मैं उसको 3 पहलू में बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो एक यह पहलू है, जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते थे तो उन लोगों ने ये जो लॉकडाउन पीरियड को बहुत फ्रूटफुली यूज किया और उन्होंने फैमिली बॉन्डिंग के साथ उसको व्यतीत किया। जिन कपल्स को पहले ज्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आती थी, जैसे कि वो लोग उन लोगों को ज्यादा ऑफिस का वर्कलोड था, ज्यादा जैसे आपने पहले बोला कि डिस्टेंस जॉब थी जो बराबर, तो उसकी वजह से प्रॉपर टाइम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। लाइफस्टाइल भी पहले बहुत जो बिफोर लॉकडाउन काफी बिजी रहती थी, खाना पीना, जंक फूड, बाहर का खाना, वो सब क्या है कि पूरी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है। तो ये लॉकडाउन की वजह से सारे जो प्रॉब्लम्स जो ये फर्टिलिटी रिलेटेड थे कि उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो गई, साथ में टाइम स्पेंड करने लगे, तो इन सब की वजह से वो लोग को प्रेगनेंसी प्लान करने में इजी हो गया और वो लोग कंसीव होने में सफल हुए। दूसरा जो एक पहलू था, जो लोग को प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते थे और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वो लोग इतने डरे हुए थे कि अगर हम लोगों ने प्रेगनेंसी रखी और बेबी को कुछ तकलीफ ज्यादा हो गई या प्रेगनेंसी रुकने के बाद अगर उसकी प्रॉपर देखभाल नहीं हुई, प्रॉपर फॉलोअप नहीं हुआ, प्रॉपर एंटीनेटल केयर नहीं मिली और उसके बाद अगर इन बिटवीन कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए प्रेगनेंसी के दरमियान, तो वो लोग प्रॉपर कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। ये सब डर की वजह से वो लोग ने प्रेगनेंसी रखना कैंसिल कर दिया कि अभी ये लॉकडाउन पीरियड में हमको कंसीव नहीं करना है। और तीसरा ये भी एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स थे कि जो लोग प्रेगनेंसी रखना नहीं चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यू की लाइक जैसे फैमिली प्लानिंग के साधन अवेलेबल नहीं थे, कि किसी को डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत थी फिर भी नहीं कर पा रहे थे, तो उन वजह से उन लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी पड़ी। तो ये सब की वजह से क्या है कि अनप्लान प्रेगनेंसी ज्यादा बढ़ गई। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कि जो प्रेगनेंसी रेट को ज्यादातर अफेक्ट करते हैं, तो अनप्लान प्रेगनेंसी भी बढ़ गई बराबर। तो समवेयर इन माय ओपिनियन समवेयर इट्स प्रेगनेंसी ब्लूम और समवेयर इट्स प्रेगनेंसी बस्ट। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन प्रेगनेंसी रेट। सेकेंड जो आप जानना चाहते हैं कि जो फीमेल्स को प्रेगनेंसी ये लॉकडाउन के दौरान जो फर्टिलिटी में जो दिक्कत आई उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगी। तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी रखने के लिए, जो फर्टिलिटी रखने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों जिम्मेदार होते हैं और नहीं रुकने के लिए किसी में भी तकलीफ हो सकती है। ये आइदर पुरुष में भी हो सकती है, मेल्स में भी हो सकती है और फीमेल्स में भी हो सकती है। लेकिन हमारी सोसाइटी जो हमारा कल्चर है उसमें ऐसा होता है कि सर्टन ऐसे इश्यू होते हैं जिसमें मेल पार्टनर को ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेल पार्टनर को तकलीफ होने के बावजूद भी फीमेल्स को ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, फीमेल को ज्यादा अब्यूज किया जाता है, ताने दिए जाते हैं, मेनली इन लॉज की साइड से। तो ऐसी कंडीशन में फीमेल्स का जो है फर्टिलिटी के लेकर जो इश्यू है वो ज्यादा टेंस वाला हो जाता है बराबर। और ऊपर से जब ये लॉकडाउन हो गया तो उसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो घर का जब लॉकडाउन हुआ तो सारे वर्कलोड फीमेल्स के ऊपर ज्यादा आ गए। डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं मिलने की वजह से घर काम के इश्यू में भी थोड़े झगड़े होने लगे। फिर जैसे अब नौकरी भी जो वर्किंग वुमेन्स थी बराबर, जो उनको जो वर्किंग वुमेन्स को जॉब की इनसिक्योरिटी भी सता रही थी। तो ये सब की वजह से भी और उन लोगों को मेंटल वो टेंशन बढ़ गया। और तीसरा ये है कि जिन लोगों जो वुमेन्स थी, जिन लोगों की फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही थी, प्लान जो उन लोगों की प्रोसीजर्स चल रही थी, तो सडन लॉकडाउन की वजह से सारे प्लान वर्क जो थे बंद हो गए, उनको वो सब कैंसिल करना पड़ा और या तो पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये सब की वजह से उनको फाइनेंशियली भी काफी लॉस हुआ। तो ये फाइनेंशियल लॉस ऊपर से पहले से भी उन लोगों को काफी परेशानी थी और ये सब जो लॉकडाउन की वजह से जो उन लोगों को दिक्कत आई उसकी वजह से और वो लोग मानसिक स्ट्रेस में चले गए। और कई बार ऐसा भी हमने सुना है कि कई एरियाज में फीमेल्स आर मेंटली, डोमेस्टिकली और सेक्सुअली उनका ज्यादा अब्यूज भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो सारे चैलेंजेस या जो दिक्कतें हैं वो फीमेल्स को ज्यादातर सहन करने पड़े ड्यूरिंग कोरोना लॉकडाउन। तो मेरी राय में ये सब
नहीं होना चाहिए। फैमिली को, फीमेल्स को सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि फर्टिलिटी इज नॉट लाइक ओनली फीमेल हैव टू फेस, बट मेल और फीमेल दोनों का वो है, तो सारा फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो मेरी राय है और उनको सलाह है। तीसरा, जब आप बोलते हो कि क्या आप राय देना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी अगर आपकी रुक गई या कुछ ये जो इश्यू होते हैं, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लॉकडाउन की वजह से सब लोग भय, वो जैसे बोला टेंशन, फियर, लोनलीनेस, किसी को नहीं मिल पाना, जो सारे सभी के धंधे बंद हो गए, तो ये सब की वजह से सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। तो हम लोग जहां तक इन जनरल सब पब्लिक की बात है, तो जैसे सब मालती मैम ने बताया कि सभी को उनमें से एक अच्छी पॉजिटिविटी बाहर निकालनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हमको हमारे आप को बिजी रखना है। तो बिजी रखने के लिए हमको हमारा मनपसंद जो हमारी एक्टिविटी है, हमको जो पसंद आती है वो करनी चाहिए। हमारा एक रूटीन हमको सेट करना चाहिए कि जैसे टाइम से उठो, टाइम से खाओ, टाइम से सो, थोड़ा बहुत योग करो, प्राणायाम करो, थोड़े एक्सरसाइज करो। तो उससे क्या कि सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ ये सब एक्टिविटी करने से इंटर फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ता है। और एक तो ये सारी चीजें करने से हमारे माइंड में से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिवली हम लोग ये सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे जहां तक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी की बात है, तो हम लोग जो कपल्स प्रेगनेंसी रखना चाहते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं कि आप डरो मत। प्रेगनेंसी की वजह से जो पहले आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप ये टाइम का यूटिलाइज करो। ये तो आप अच्छा खाना खाओ, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ घर पे रहने के कारण आप एक साथ अच्छी तरह से बिता सकते हो, बैलेंस कर पाते हो और हेल्दी आपकी लाइफस्टाइल होती है। तो हम डॉक्टर्स ने कई बार ऐसे देखा है कि जो स्ट्रेस की वजह से फर्टिलिटी पे उसका इम्पैक्ट होता है, तो वो काफी हद तक थोड़ा कम भी होता है। और कई ऐसे कपल्स हमने सुने हैं कि बिफोर लॉकडाउन जिनको दिक्कत आई थी प्रेगनेंसी रुकने में, तो वो ये लॉकडाउन में नेचुरली कंसीव कर पाए। और दूसरा ये भी है कि अगर जो लोग प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते, तो उन लोगों को प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के साधन यूज करने चाहिए, बराबर। तो उनकी वजह से उनको जो आगे चल के फाइनेंशियली, फिजिकली जो एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो उसको टैकल कर पा सकते हैं। और दूसरा, जिसको फर्टिलिटी में ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अब तो लॉकडाउन उठ गया है ज्यादा हद तक, तो सारे डॉक्टर्स ने जो इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। तो प्रेगनेंसी जिसको रुकी है उन लोगों को प्रॉपर एंटीनेटल केयर मिल सकती है। जैसे कि हम लोग करते हैं कि सेफ डिस्टेंस के हम लोग टाइम के हिसाब से उन लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन करते हैं, ई वीडियो के द्वारा हम लोग उनको मार्गदर्शन देते हैं। अगर डिलीवरी हो गई है उनके बाद भी उनको बच्चे को फीड कराना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसमें भी हम उनको कैसे प्रिकॉशन लेनी चाहिए, कैसे फीडिंग करवाना चाहिए, वो सब हम गाइड कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद बच्चे के हेल्थ को लेकर भी जो इश्यू पहले लॉकडाउन में होता था कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो वो सारी भी अभी तो लॉकडाउन उठ जाने की वजह से अच्छा हो गया है। और जो पहले जिन लोगों की आईवीएफ ट्रीटमेंट पोस्टपोन हो गई थी, तो अब तो सारे आईवीएफ सेंटर्स ने पूरी गाइडलाइन के साथ सारे वर्क शुरू कर दिए हैं। तो उनको उनका कंसल्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी रखने में हेल्प करनी चाहिए। अबव ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सब के बावजूद आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, वो जो है एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मतलब 6 फुट की दूरी आप बनाए रखो, मास्क का यूज करो, ऑलवेज यूज मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड प्रॉपरली। बार बार आप हाथ धोते रहो, भीड़ भाड़ वाली जगह अवॉइड करो। तो मेरे राय से एसएमएस का पालन करो, कोरोना से डरो मत और अपनी लाइफ एंजॉय करो। थैंक यू। Thank you, Dr. Shah. We are glad to have your detailed information about pregnancy-related issues, challenges, and possible solutions. But pregnancy birth rate के लिए, you know, एक speculation. What I was trying to say कि लोग अपने घरों में लविंग पार्टनर्स के साथ घरों में बंद रहेंगे तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ेगा। बट जो रिसर्च पेपर्स और
बहुत सारे सर्वे बेस्ड ऑन थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे किया गया, तो उसमें ये देखा गया कि व्हेन देयर इज एन इकोनॉमिक डाउनटर्न बर्थ रेट्स डिक्लाइन। जब भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स लोगों में आते हैं तो बर्थ रेट कम होते जाते हैं। और यूएस में तो इट इज एक्सपेक्टेड कि overall across all over United States we will see between 300,000 से 3 लाख से 5 लाख fewer birth rate होगा, fewer births होंगे 2021 में due to economic loss, uncertainty and insecurity, जो again एक emotional challenge ही है। खैर मिस कौर, आपसे एक ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिम्टम्स ऑफ मेंटल डिप्रेशन क्या है और उसके कोपिंग सॉल्यूशंस क्या है, और हाउ साइकोथेरेपी कैन बी प्रोवाइडेड इन टाइम्स ऑफ COVID-19। मिस कौर प्लीज। Thank you so much, Deepika, for giving me this platform to talk. और जी, तो थोड़ा सा मैं काम भी इसी में ही ज़्यादा करती हूँ, जिसमें कि हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे बात करते हैं और डिप्रेशन पे बात करते हैं। और क्योंकि मैं पैलेटिव केयर में हूँ तो इस वजह से अब ये भी आया है कि कोविड-19 जो ये पेंडेमिक आया है तो इसमें पैलिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और चूँकि मैं कैंसर पोर्ट से बिलोंग करती हूँ तो हम पैलेटिव केयर ही करते हैं। तो पैलेटिव केयर मतलब जब क्योर पॉसिबल नहीं होता, केयर पॉसिबल होता है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई इस जो सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के, तो कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अगर नोटिस करें तो हमें पता चल सकता है। एक है लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस, वो बहुत उदास रह रहा है और वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, एक्सट्रीमली हाई या लो मूड्स हैं, उसको मन नहीं कर रहा मैं टीवी देखूं, कोई भी फैमिली डिसीजंस लेने हो तो उसका मन नहीं कर रहा है कि मैं उसमें भी भाग लूं। जनरल विड्रॉल, सोशल विड्रॉल, बिल्कुल अकेले रहने का मन कर रहा है या सोने का मन कर रहा है। कई बार तो बहुत ड्रामेटिक चेंजेस हो जाते हैं कि भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है या ज़्यादा नींद आ रही है। और कई बार तो ज़्यादा डर, वरीज, एंग्जाइटीज, ये सारी चीज़ों से हम ये देख सकते हैं कि डिप्रेशन का हो सकता है कि वो पर्सन डिप्रेस्ड है। तो जनरली इस वक्त पे घरों में क्योंकि लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, फॉल्स जो न्यूज़ इतनी ज़्यादा हम देख रहे हैं कई चीज़ों में, और इन्फॉर्मेशन हम इतनी ज़्यादा पढ़ रहे हैं जो काफ़ी नेगेटिव भी आती हैं, जो हम सही सोर्सेस से नहीं पता चलते। जैसे बताया डॉक्टर मालती ने कि हमें सही सोर्सेस से पता करना चाहिए, तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि हमें सही न्यूज़ मिलेगी तो हमें उतना डर भी नहीं लगेगा। तो बेसिकली ये जो सिम्टम्स अगर दिखते हैं जो मैंने आपको पहले बताए, उससे पता चल सकता है कि पर्सन डिप्रेस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं कोपिंग सॉल्यूशंस पे। देखिए, कोपिंग सॉल्यूशंस वो एक दिन में नहीं बनते हैं और सबके कोपिंग सॉल्यूशंस अलग होते हैं। खास करके ये हमें बचपन से ही सिखाए जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर रहे थे, एक्सरसाइजेज, योगा की बात कर रहे हैं और कार्ड्स खेलने की बात कर रहे हैं। कोई भी ऐसी जो कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम बचपन से सीख रहे होते हैं, उसी को हम बाद में जब दिक्कत आती है तो उन्हीं को हम यूज करते हैं, उनको हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं। जैसे आज हम अगर घर में रह रहे हैं तो घर में रह करके ये ऐसे टाइम को हम अगर ये देखें कि ठीक है, ये एक टाइम ऐसा आया है जिसमें हम अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, तो कई लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जो आर्टिस्ट जिनको कभी टाइम ही नहीं मिला कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट करें, तो उनको वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चलो ये टाइम है, चलो हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। सिंगिंग,
वो अब सुनने लगे हैं और वो प्रैक्टिस करने लगे हैं। उनको है कि ठीक है, अब हमारे पास वक्त है कि हम ये प्रैक्टिस करें। तो कोपिंग स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि मन जो है वो थोड़ा खुश रहना शुरू करता है। तो कभी भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो होते हैं, तो स्ट्रेसफुल इवेंट से निकलने के लिए, यानी जो हमारा बिहेवियर जो बहुत स्ट्रेस में जा रहा है, उस टाइम अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके हम उन स्ट्रेसेस के साथ डील कर सकते हैं। तो जहां तक रही कि अब थेरेपीज की बात करें, तो जैसे कि डॉक्टर मालती ने भी कहा कि हम जो जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत आगे का सोच रहे होते हैं। जितना हम आगे का सोचेंगे उतने स्ट्रेसेस बढ़ेंगे। कल क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा, ये पेंडेमिक इतना टाइम तक चल रहा है तो क्या होगा। इफ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन हियर एंड नाउ, तब हम बहुत सारी चीजों को डील करने के उसको हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है कि देखो, अवेलेबल बहुत सारी चीजें हैं। टेली काउंसलिंग अवेलेबल है, CBTs अवेलेबल है, आजकल ऑन कॉल्स भी हो जाता है ये सारी चीजें। लेकिन कई बार हम खुद भी कर सकते हैं। लोगों को जैसे इतना नेट अब अवेलेबल है, हमें ये थेरेपीज के बारे भी कुछ पढ़ सकते हैं और खुद के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे मान लो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वी कैन चैलेंज आवरसेल्फ, सी वी आर गेटिंग दीज नेगेटिव थॉट्स, तो ट्राई टू इंटरलाइज कि ये क्यों आ रहे हैं। इफ यू हैव द आंसर, ठीक है ये पेंडेमिक है, इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, ये कुछ समय के लिए है। सो दीज आर द थिंग्स आई एम सपोज्ड टू डू, सो हियर एंड नाउ व्हाट आई कैन डू। ठीक है, तो जैसे डॉक्टर मालती जी ने कहा कि योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। मैं तो ये भी कहती हूँ, घर में सीढ़ियां हैं तो भी सीढ़ियों से ऊपर नीचे चले जाओ इतनी बार तो हो सकता है। तो इस तरीके से यू कैन एक्चुअली डू योर ओन थेरेपी। और जब अगर जरूरत पड़े, अगर फिर भी हैंडल नहीं होता, डेफिनेटली यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर और अ साइकियाट्रिस्ट। ये मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ओह, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप जसपाल जी और मेहता जी की बातों से दो चीज़ सामने निकल के आ रही है कि सेल्फ केयर और हैप्पीनेस दो ऐसी चीज़ है जिसके साथ हम किसी भी तरह के सोशल कल्चरल स्ट्रेस को या साइकोथेरेपी इन जनरल को हम डील कर सकते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे ये निकल के आ रहा है, जो बंजल जी का सवाल था, कॉन्टेक्स्ट था कि प्रेगनेंसी को हम कैसे देखते हैं, क्योंकि अभी लोगों के अंदर एक डर है। हम अगर विलेज के सोसाइटी में बात करें तो छुआछूत की जो भावना है, अनटचेबिलिटी की जो भावना है, वो और भी एक्सपेंड कर गया है। तो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो घर से बाहर जाना नहीं चाहती है। उनको अगर ज़रूरत भी होता है, मेडिकेशन लेना भी होता है, तो भी वो जाती नहीं है। तो हेल्थ, जो वुमेन का हेल्थ, पर्टिकुलरली जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके ऊपर जो हेल्थ का क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, वो एक गंभीर समस्या मुझे लगती है। और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, वो पैसा जो है कोविड-19 के इमीडिएट नीड को पूरा करने में चला गया है। तो वहाँ भी गवर्नमेंट का सपोर्ट एक पीछे आ गया है, और जो है जो आपका जो कॉमन सेंस के अंदर जो अनटचेबिलिटी वाली कॉन्शियसनेस अंदर आ गई है। इन दोनों चुनौतियों का वुमेन कैसे सामना करें? हम एक विलेज की वुमेन की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्या है कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए कि आप लोग बाहर निकलो, विद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाओ, आप प्रॉपर टाइम अपॉइंटमेंट लेके जाओ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और गवर्नमेंट भी अभी तो काफी वैसे तो कर रही है, काफी अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। उन लोगों को हीमोग्लोबिन की सारी और जो चल रहा है आंगनवाड़ी, वो सब में से भी उनको काफी हद तक फायदा हो रहा है। तो वो लोगों को बाहर आना चाहिए, और वो जो मेजोरिटी है, जो उनके जो फैमिली मेंबर्स को उनको सपोर्ट करके उनको बोलना चाहिए कि नहीं, ये प्रेगनेंसी क्रूशियल है, ये कोरोना काल में आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ज्यादा हेल्दी खाना पीना है, तो ये सब को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है, तो उसको आपको प्रॉपर केयर करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो आई थिंक हमारे रिसोर्स पर्सन एक दूसरे से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं।
वरना हम कंक्लूडिंग रिमार्क देके इसको ख़त्म, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हम और भी बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम का हमारा अभाव है। तो हम कंक्लूडिंग रिमार्क में ये कहेंगे कि हमारा जो वेबिनार अभी रहा है, ऐसा कोई भी एंगल नहीं है, सोशियोलॉजिकल एंगल, साइकेट्रिक्स एंगल, साइकोथेरेपी एंगल और जेंडर का एंगल। और जेंडर का एंगल यूथ के कॉन्टेक्स्ट में हम सभी लोगों ने उस पर काफ़ी परिचर्चा करी है। तो बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा। तो इतना ही कहकर हम आप लोगों से अब विदा लेना चाहते हैं। Yes, thank you. Thank you, Randir. Thank अच्छा, you. Thank Thank you. you, Deepika ji. Thank you. very Enjoyed much. the session और काफी एंजॉय किया, मजे आए और काफी जानने को मिला। Thank you so much, Deepika. Thank you. Thank you, Randir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Deepika. Deepika Thank you, ji. Dr. Malti. Randir ji, Dr. Jaspal Mehta. ji. And thank you all participants for Deepika joining ji. us tonight also. And we'll have another session on last week of November. So उस वक्त हम चाहेंगे कि महिलाओं की आर्थिक समस्या और आर्थिक जवाबदारी और हमारा समाज और उसके ट्रेडिशंस क्या है, उसके पर हम एक डिस्कशन करना चाहेंगे। और हम सब जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नवंबर के लास्ट वीक में।